दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी तिवारी एके एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कला के अंग के बारे में देखेंगे। जैसा थंबनेल पे आप देख ही रहे हैं, कला के अंग यानी कि खड़ांग के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कला की किसी भी चीज़ को अगर शुरुआत से पढ़ा जाए तो वह अपने आप में एक संपूर्ण नॉलेज होता है, लेकिन अगर किसी को बीच से पढ़ा जाए तो वह अपने अधूरा नॉलेज होता है और जो खतरनाक होता है। इसलिए अपने इस क्लास में हम लोग आज खड़ांग के बारे में देखेंगे, कला के अंग के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग अपने क्लास पर आते हैं। तो पहले कला के अंग के रूप में देखेंगे। कला के अंग कला के अंग, इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसे खड़ांग भी कहते हैं, सड़ांग भी कहते हैं, और क्योंकि इसके 6 अंग हैं इसलिए इसे सड़ांग के नाम से भी जाना जाता है। सड़ांग या कला के 6 अंगों के रूप में यह आपके सामने आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। चूँकि इस कला के अंग हैं और सबसे पहले किसी भी चित्र के लिए बनाने के लिए हमें उनके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि वह रूप कैसा होगा, उसका रूप भेद कैसा होगा, क्या है कल्पना, क्या है उसकी किया जाएगा, उसके प्रमाण कितने, माप तौल कितने होंगे जिसमें वह बनाया जाएगा, उसके भाव क्या होगा, उसमें कौन सी लावण योजना का प्रयोग किया जाएगा जो बाहरी सजावट है, उसमें कितने सादृश्य किसको प्रयोग किया जाएगा, कौन कौन से रंग लगाए जाएंगे, उन रंगों को, इन सभी के रूप में किसी चित्र के लिए ये सभी आवश्यक होते हैं। और ये 6 अंग होते हैं। 6 अंग में कौन कौन से अंग हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो 6 अंगों के बारे में हम लोग देखते हैं। जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं वो सभी लाइक और शेयर कर लेंगे। आइए तो 6 अंग, कला के 6 अंग के बारे में हम लोग देखें। इन्हें खड़ांग कहते हैं, 6 अंग, और वो कौन कौन से 6 अंग हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला जो अंग है उसे रूप भेद कहते हैं, रूप भेद कहते हैं। रूप भेद ये पहला अंग है। दूसरा जो है उसे हम लोग प्रमाण कहते हैं, प्रमाण, दूसरा प्रमाण कहते हैं। तीसरा जो अंग है उसे भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव, यानी भाव कहते हैं। और जो चौथा अंग है उसे लावण योजना कहते हैं, लावण, उसे लावण योजना कहते हैं। और पांचवा जो है उसे सादृश्यम कहते हैं, सादृश्य कहते हैं। और छठा जो है उसे वर्णिका भंग कहते हैं। छठा जो उसे वर्णिका भंग कहते हैं। यही 6 अंग हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रूप भेदा, प्रमाणानि, भाव, लावण योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग, ये 6 अंग हैं। इन्हीं 6 अंगों के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों यही कला के 6 अंग हैं। किसी भी चित्र रचना के लिए इन 6 अंगों को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आए, इनके बारे में भी पहले हमें जान लेना चाहिए। तो इनके बारे में इनका परिचय देख लेते हैं कि इनका परिचय क्या है। परिचय के रूप में एक ऐसे देखेंगे कि सबसे पहले इनकी उत्पत्ति, कला की खड़ांग का प्राचीन पुस्तक जो है आपको कामसूत्र में इसका वर्णन मिलता है। कामसूत्र में वर्णन मिलता है। और कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन मुनि इसके रचनाकार हैं। वात्स्यायन मुनि इसके रचनाकार हैं। इनका समय जो था वह है लगभग 6वीं सदी, जो है 6वीं सदी के आसपास, सदी से दूसरी सदी
सदी ईसा पूर्व थी। 6ठी सदी से 2री सदी ईसा पूर्व इनका समय काल था। अगर इनका समय काल था, इसी कामसूत्र में सबसे प्राचीन यह पुस्तक है, हालांकि और जगह पे हुआ है, लेकिन इसी कामसूत्र में सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है। कामसूत्र यह ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ में यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ जिसमें खड़ांग का वर्णन मिलता है। खड़ांग का वर्णन मिलता है। सबसे प्राचीन पुस्तक है जिसमें खड़ांग का वर्णन मिलता है। इसके लेखक वात्स्यायन मुनि हैं। मैंने आपसे बताया कि वात्स्यायन मुनि इसके लेखक हैं। कामसूत्र यह है ऐसी तरह जो काम पर आधारित थी, और चूंकि उस संस्कृत भाषा में लिखी है, थोड़ा सा इसी कामसूत्र की टीका लिखी गई थी। टीका किसने लिखा था इस कामसूत्र की टीका? तो लिखने वाले थे पंडित यशोधर। यशोधर पंडित ने यह टीका लिखा था। पंडित यशोधर ने टीका लिखी थी। टीका का नाम क्या था? जय मंगला। यही टीका थी जिसमें यह लिखा गया था। कामसूत्र में ही के जो है लिखा गया था जय मंगला। और यह पंडित यशोधर के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। यह राजस्थान के जयपुर के जय सिंह प्रथम के पुरोहित थे। क्या थे? सिंह के पुरोहित थे। यह संस्कृत भाषा, चूंकि पुरोहित थे तो पुरोहित उस समय जो है संस्कृत भाषा का ही ज्यादातर प्रचलन था। संस्कृत भाषा बोली जाती थी, लिखी जाती थी। और इन्होंने जो यह टीका लिखी थी, यह जयमंगला की, यह 11वीं सदी में लिखी थी। कब लिखी थी? 11वीं सदी ईस्वी में यह टीका लिखी गई थी। 11वीं सदी ईस्वी में यह टीका लिखी गई थी। किसने लिखा था? पंडित यशोधर ने यह टीका लिखी थी। कामसूत्र की वात्स्यायन मुनि ने किया था। 6ठी से 2री सदी इनका कार्यकाल था, समय काल था, और इस कामसूत्र को संकलन किया गया था। उसी में उन्होंने जो टीका लिखी थी, उसी टीका जयमंगला में खड़ांग का वर्णन मिलता है। खड़ांग का विश्लेषण किया था। अब सोच रहे होंगे जब यहां पर वर्णन था तो उसका वर्णन क्यों विश्लेषण किया गया? जब कभी किसी की टीका लिखी जाती है तो उस टीका के तहत उसमें खास करके आपको उसे समझाने, यानी कि यह जो कामसूत्र है यह सूत्रात्मक ग्रंथ है। कैसा है? सूत्रात्मक ग्रंथ है, यानी सूत्रों में लिखा गया है। अगर सूत्र है, जैसे मान लीजिए आपको संस्कृत में संधि पढ़ते हैं तो संधियों में सूत्र आते हैं ना, स्वर संधि या एचो आवय अष्टाष्टु, ऐसे सूत्र होते हैं। तो वो सूत्र में सार गर्भिता होती है। उन्हीं सूत्रों के माध्यम से हमें जो है यह कामसूत्र लिखा गया है। अब कामसूत्र, थोड़ा सा कामसूत्र के बारे में ही जान लेते हैं कि इसके पहले कि कामसूत्र कैसा है, क्योंकि जब तक आप इसके वर्जिन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक खड़ांग की पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। अब जो है, क्योंकि जो टीका इन्होंने लिखी थी पंडित यशोधर ने, वह टीका कामसूत्र में थी, कामसूत्र की टीका थी, और इसी कामसूत्र की टीका पे इन्होंने लिखा था। कामसूत्र में खासकर जो है यह जो जब इन्होंने लिखा था तो 11वीं सदी में इसे लिखा गया था। मैंने आपसे बताया कि इसे लिखने वाले पंडित यशोधर थे। और पंडित यशोधर के बारे में ही आप जान चुके हैं। इन्हीं पंडित यशोधर ने जब इसकी टीका लिखी तो यह खासकर प्रथम अधिकरण
अधिकरण, प्रथम अधिकरण की टीका इन्होंने लिखी। प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय, प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय की टीका में जय मंगला टीका में खड़ांग का वर्णन था। किसका? में खड़ांग का वर्णन था, वर्णन किया गया है। अब तृतीय अध्याय और प्रथम अधिकरण, अब यह प्रश्न उठता है कि इस कामसूत्र में कितने अध्याय थे या कितने अधिकरण थे, कितने प्राधिकरण थे? यह भी तो प्रश्न उठता है कि आखिर प्रथम ही क्यों लिखे, जो है प्रथम में क्यों उल्लेख मिला। तो यही चीजें जो है अब हम लोग थोड़ा सा कामसूत्र के बारे में जान लेते हैं, तब उसके बाद यहां पर कामसूत्र को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कामसूत्र, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि इसके लेखक जो है वह वात्स्यायन मुनि है, वात्स्यायन मुनि है, और इन्होंने इसे 6वीं से दूसरी सदी में लिखा है, 6वीं से दूसरी सदी में लिखा है, यानी कि रचना की है। अब वात्स्यायन मुनि का समय काल था, लेकिन इन्होंने, यह सूत्रात्मक ग्रंथ है। कैसा है? यह सूत्रात्मक ग्रंथ है, सूत्रात्मक ग्रंथ है, यानी यह सूत्रों में लिखा गया है, सूक्तियों में, यानी कि जो सूत्र होते हैं उनको तोड़ा जाता है तो विस्तार हो जाता है, उसी तरह से सूत्र में लिखे गए हैं। और यह किस भाषा में लिखा गया है? सूत्रात्मक ग्रंथ है, और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में यह लिपिबद्ध है। इसमें जो है यह 1870 ईस्वी में इसे ग्रंथ का दर्जा मिला था, यानी कि शास्त्रीय ग्रंथ में इसे शास्त्रीय ग्रंथ का दर्जा मिला, शास्त्रीय ग्रंथ का दर्जा मिला। लेकिन इसे 1883 ईस्वी में जॉन रिचर्ड एफ बर्टन महोदय, बर्टन ये कहाँ के थे? यूके के थे, यानी कि ब्रिटेन के थे। रिचर्ड एफ बर्टन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसमें? अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया, अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया। हालांकि यह अन्य सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, इस कामसूत्र का अन्य सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जितनी भी भाषाएं हैं विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसके जो विषय क्या है देख लेते हैं कि कामसूत्र का जो विषय है, यह काम पर आधारित है, अर्थात आनंद पूर्वक जीने की कला, आनंद पूर्वक जीवन जीने की कला है, जीने की कला इसका विषय है। और यह खासकर काम पर आधारित है, काम पर यह आधारित है। किसमें? यह काम पर आधारित ग्रंथ है। इस के रूप में यहां से यह प्रमाणित है, यानी ISO का प्रमाण पत्र भी इसे मिला हुआ है इस पुस्तक को। तो यह जो है विषय इसका था। इसमें कुल मिलाकर आपको 7 अधिकरण हैं, 7 अधिकरण हैं, 36 अध्याय हैं, अध्याय 36 हैं, 64 इसके प्रकरण हैं, 64 प्रकरण हैं, और 1250 श्लोक हैं, 1250 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1250 श्लोकों का वर्णन है। अब अधिकरण 7 हैं तो उन्हें देख लेते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि यह प्रथम अधिकरण के लिए तो कुल 7 अधिकरण हैं। 7 अधिकरण में
जो है पहला जो है वह साधारणम है, साधारणम है। दूसरा जो है आपका संप्रयोगिकम, संप्रयोगिकम, यह दूसरा अधिकरण है। तीसरा अधिकरण आपका इनका है कन्याधिकारिकम, कन्याधिकारिकम, यह इनका जो है तीसरा है। चौथा जो अधिकरण है वह भार्याधिकारिकम, यह है आपका भार्याधिकारिकम, यह इनका जो है कामसूत्र का चौथा जो है। पांचवा है पारदारिकम है। और छठा वैशेषिकम है। और सातवां जो है औपनिषदिकम है, औपनिषदिकम। ये इनके 7 अधिकरण हैं। अब मैंने आपसे बताया था कि इसमें अध्याय कितने हैं, 36, उनकी भी गणना कर लेते हैं। 36 अध्यायों में साधारणम में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो 5 चैप्टर अध्याय इसमें हैं। अगर इसमें 5 अध्याय हैं तो सीधी सी बात है, हमने कहा था कि आपको प्रथम अध्याय के तृतीय अधिकरण यानी तीसरे अध्याय, तृतीय अध्याय में यह वर्णित किया गया। क्या वर्णन किया गया है? तृतीय अध्याय में वर्णन किया गया है किसका? जय मंगल, किस खडांग का वर्णन किया गया है? किसका? खडांग का वर्णन किया गया है। इसी खडांग का वर्णन आपको तृतीय अध्याय में किया गया है। यहां पर भी संप्रयुक्तम में इसमें 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं। कन्याधिकारिकम में फिर 5 अध्याय हैं, सॉरी यहां पे 10 हैं, यहां पे 5 हैं, यहां पे 2 हैं, यहां पे आपको 6 है, यहां पे भी 6 है, फिर यहां पर 2 है। 10, 20, हाँ बिल्कुल। तो 36 अध्यायों का मैंने आपको बताया। इसी से जो है आपका यह खडांग की उत्पत्ति हुई है। इसी तृतीय अध्याय में आपको षडांग की यानी कि 6 अंगों को वर्णन किया गया था जो है। और इसी 6 अंग का पंडित यशोधर ने यहीं से टीका लिखी थी। किसने? पंडित यशोधर ने। अब ये तो आपको मालूम हो गया कि जो है कैसे क्या क्या चीजें इसमें थी, जो है यह विषय क्या थे, इसमें कैसे इसका अनुवाद हुआ। अब हम आते हैं अपने इसमें कि जो खडांग के बारे में हम लोगों ने लिया था, जो कामसूत्र के इस खडांग यानी कि 6 भेद लिए थे, अब हमें देखना है कि इन 6 भेदों में रूप भेद के बारे में अब हम लोग देखेंगे। क्यों? हम लोगों ने अब इसका परिचय जान लिया है, यह परिचय हम लोगों ने अब यह जान लिया है कि कैसे यह कला का अंग आया। ठीक, अब हम लोग इसी रूप भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो रूप भेद, पहला जो अंग क्या है? वह रूप भेद है। रूप भेद है। आपको यहां एक चीज और बता दें, इस रूप भेद में जो मैंने 6 अंग लिखे थे, इसमें एक जो जयमंगला थी, इस जयमंगला में इसका वर्णन किया गया था। क्या था? रूप भेदा प्रमाणानि, रूप भेदा प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, भाव लावण्य योजनम, सादृश्यम वर्णिका भंग है, सादृश्यम वर्णिका भंग है, इति चित्र खडंगकम, इति चित्र षडंगकम। यही जो है यहां पर प्रयोग किया गया था। यही जो है आपके पंडित यशोधर ने जो लिखा था, पंडित यशोधर
कि जो टीका थी यशोधर की टीका जयमंगला में इसका उल्लेख है, जयमंगला में वर्णित है। अर्थात जो टीका थी उसका वर्णन पंडित यशोधर की पुस्तक किसी जयमंगला में यही सूक्त का दिया गया है, जिसके माध्यम से 6 अंगों को देखना है जो है। यही पहला है रूप भेद, दूसरा प्रमाणानि, तीसरा है भाव है, और चौथा लावण्य योजना है, पांचवा सादृश्य है, और छठा वर्णिका भंग है। ये 6 अंग आपके हैं, और इन्हीं 6 अंगों में रूप भेद पहला है। इनका क्रम भी यही है दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा कि इनका क्रम भी है। कभी कभी आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनके क्रमों में डिफरेंट कर दिया जाता है और उन क्रमों से अलग करके पूछा जाता है। तो यहां से भी जो है आपको पूछा जाता है। इन्हीं की जो है रूप भेद की जो टीका है जयमंगला है, और यहीं से आपको किया जाता है। अब हम लोग रूप भेद के बारे में जान लेते हैं। रूप भेद क्या है? जब किसी रूप भेद में यानी चित्र की रचना करते हैं तो उन रचना में रूप भेद सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है। रूप भेद ही वह ऐसा है, पहला अंग है जिसमें सबसे पहले आपको रूपों की गणना की जाती है। कैसे जो है रूप भेद में रूप की चर्चा की जाती है, यानी कि सबसे पहले रूप को पहचानना जरूरी है। और रूप के 2 भेद हैं, रूप के 2 भेद हैं। प्रथम जो है रूप के जो 2 भेद हैं, प्रथम जो है वह रूप भेद के 2 भेदों में सबसे पहला बाहरी है, नंबर 1 बाहरी रूप भेद है, और नंबर 2 उसका आंतरिक रहस्यपूर्ण आंतरिक भेद, रहस्यपूर्ण आंतरिक, बाहरी भेद और आंतरिक भेद, 2 भेद होते हैं। इन्हीं भेदों में बाहरी और आंतरिक 2 भेदों की चर्चा की जाती है। बाहरी भेदों में जो है जब आप किसी रूप को देखते हैं तो आपको देखने को उसके बाहरी आकलन से ही जान जाते हैं कि इस रूप भेद क्या है। लेकिन जब हम उसके इंटरनल अंतर्गत भावों में छुपा होता है उस रूप भेद को नहीं जान पाते। यही पहचानना एक सबसे बड़े चित्रकार की सबसे बड़ी निशानी है कि वह कैसे अपने आंतरिक भेद को जान जाए। जैसे मान लीजिए दूध पिलाने वाली माँ धाय माँ है या वास्तविक माँ है, यह कैसे जान पाएंगे? कोई जो है आज के समय में ही मान लीजिए सड़क पर चल रहे हैं तो वो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या भाई बहन है, ये कैसे जान पाएंगे? यही वास्तविकता चीज है, उनके हाव भाव से आपको यह जानना चाहिए कि कैसे आप इन्हें पहचानेंगे। यही कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है कि जिस चीज की कल्पना करे, जिस रूप की, उस रूप के आंतरिक और बाह्य भेदों को विस्तृत रूप से जाने। यही जो है सबसे बड़ा, यानी कि इस रूप भेद की सबसे बड़ी पहचान है। अगर कलाकार अपने रूप भेद को पहचान जाता है तो समझ लीजिए वह अपने को सबसे ज्यादा सिद्धहस्त कलाकार या चित्र की रचना कर सकता है। यही वह रूप भेद है जिसे, जैसे मान लीजिए पनिहारिन, पानी भरने वाली पनिहारिन क्या जो है वह कुशल रूप से पनिहारिन है या फिर किसी राजा की रानी नहीं है, यह कैसे जान पाएंगे? यही रूप भेद बताता है। क्योंकि जो जिसका काम है जैसे पनिहारिन है तो वह बहुत ही सलीके से अपने घड़े को जो है रस्सी से बांध कर कुएं की जगह से निकाल लेगी, लेकिन जो राजा की रानी है वह है उस चीज से अनभिज्ञ है और उसे जब निकालने में बहुत ही बेढंग तरीका होगा। यही दोनों की पहचान का अंतर होता है, रूप भेद। जैसे शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में 16 रूपों की गणना की गई है। 16 प्रकार के रूप बताए गए हैं। 16 प्रकार के रूप बताए गए हैं। 16 प्रकार के रूप बताए गए हैं। इन्हीं रूपों में 16 जो प्रकार के रूप बताए गए थे, उन्हीं रूपों में वर्णन में जाता है कैसे रूपों को पहचानना, ये कला कहाँ से आपको, ये चीजें आपको जानना है। यही रूप भेद की सबसे बड़ी पहचान के रूप में है कि यहाँ से 16 रूप, जैसे कौन से जिसकी कल्पना करते हैं वह वास्तविक है या बाहरी रूप है, और जो बाहर दिखने वाला रूप है वह रहस्यपूर्ण आंतरिक रूप है,
इन दोनों में अंतर होता है। आप मन में, जैसे मन में आन बगल में छुरी होता है ना, कि सामने से कुछ दिखे और अंतर्गत मन में कुछ व्यवहार अलग हो। सामने खूब चापलूसी करेंगे, लेकिन अंतर्गत क्या होता है कि जब आंतरिक भाव होता है उसमें भाव उनके अलग होते हैं कि बस कहीं मिल जाए, बस काम अपना निकालें। तो ये दो चीजें होती हैं, मानव मस्तिष्क में भी ये चीजें होती हैं, ये सभी में होती है। तो यही चीजें जो है रूप भेद को पहचानना सब कलाकार की सबसे बड़ी जो है चित्र है। यह पहला अंग है जिसे हम लोग जानेंगे, जिसे हम लोग एक बार एक राजा ने जापान में एक प्रतियोगिता रखी। उसमें उसने कहा कि एक चित्र बनाने के लिए कि विजय श्री की जो है, जो विजय प्राप्त, युद्ध में विजय प्राप्त करने की सूचना अपने राजा को देनी है। यह चित्र बनाने के लिए उसने कहा। इस चित्र में सभी बहुत से कलाकार थे, लेकिन कोई कलाकार वास्तविकता से उस रूप को ही नहीं बना पाया, क्योंकि वह कोई जो है खून से लथपथ दिखा रहा था, कोई तलवार भांजते हुए दिखाया, अनेक प्रकार से चित्र बने। लेकिन उसमें एक भारतीय चित्रकार भी थे जिन्होंने जो है उसमें दिखाया कि कैसे घोड़े के पैरों में, जो खेतों से वह भागकर अपनी खुशी को इजहार करने के लिए आया, उसके पैरों में मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। क्योंकि जब आया था तो फूलों और खेतों के जो पुष्प थे उसके पैरों में जो है, घोड़े के पैरों में उसके मकरंद लगे थे, जिसके कारण मधुमक्खियां भनभना रही थी। वह तलवार लेकर आया था और हाँफता हुआ आया, कहा महाराज की जय हो, यह जो है आपकी विजय पताका ऊपर रहेगी। तो ये जो है चित्र का असली वर्णन था कि रूप भेद को पहचानना जरूरी है, और यह कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो अपने रूप भेद को जाने। तो दोस्तों यहां से जो है कई ऐसे उदाहरण है रूप भेद के, जो है जहां से, जैसे पन्नाधाय बनबीर की कहानी आप जानते होंगे, कैसे उदय की रक्षा के लिए जो है पन्नाधाय ने अपने बेटे को जो है उदय की जगह पर कपड़े पहनाकर रख दिया, और बनबीर ने उसी को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी, और उदय सिंह को जो है पन्नाधाय ने राजमहल से बाहर निकाल दिया। तो ये सभी ऐसे रूप भेद हैं, यहाँ पर आपको जानना बहुत जरूरी है। यही पहला अंग है जिसे पहचानेंगे तभी चित्र जो है आपका वास्तविक बन पाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग दोस्तों आते हैं, जो अगला पॉइंट आपका है, दूसरा अंग है, उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण क्या कहते हैं? प्रमाण। यही प्रमाण को अनुपात भी कहते हैं, इसका अर्थ है अनुपात, अनुपात कहते हैं, या फिर इसी को अनुपात या नाप जो कहते हैं, नाप तौल कहते हैं, नाप कह सकते हैं, तौल में ही नाप कह सकते हैं, या फिर इसी को आप लंबाई या इसी को चौड़ाई भी कह सकते हैं। यानी जब किसी चित्र की माप को अगर हम बनाते हैं तब उसकी माप, सबसे पहले उसके आकार प्रकार को देखना पड़ता है कि कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी इसके आधार होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। यही चीजें जो है सबसे बड़ी चीज है। इसी प्रमाण के बारे में हम लोग आज देखेंगे। प्रमाण क्या है? यह प्रमाण की इकाई क्या है? इकाई जो है, इसकी इकाई प्रमा है। क्या है? प्रमा, यानी संस्कृत में इसे प्रमा कहते हैं। बाकी जो इसकी प्रमा संस्कृत में कहते हैं, लेकिन इसकी इकाई ताल है। ताल, एक ताल, ताल इसकी इकाई है, इसकी इकाई ताल भी है। ताल एक हथेली के एक हाथ को ताल कहते हैं। एक ताल बराबर एक सिर के बराबर होता है, एक सिर, और एक सिर में 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, जबकि एक ताल में 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक ताल को एक सिर भी कहा जाता है, और एक सिर में 4 भाग होते हैं। ताल में कुल जो है 12 अंगुल होते हैं, 12 अंगुल होते हैं। एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। एक ताल के अंतर्गत 12 अंगुल होते हैं, यानी कि जो एक हथेली है तो हथेली के मणिबंध से लिया जाता है तो 4, 4, 8 और 4, 12, ये जो है 12 अंगुल एक हथेली में होते हैं। ताली होती ना, ताली जिसे कहते हैं, उसी को ताल कहते हैं। यही ताली जो है उसी को ताल कहते हैं, और इसी ताल में एक अंगुल में 12, एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। आचार्यों ने जो है, काव्याचार्यों ने, बहुत से आचार्यों ने
एक पुरुष को 7·1/2 7.5 ताल में बनाया है, माना है। स्त्री को जो है, स्त्री के ताल के लिए आने के लिए इन्होंने 7 ताल माना है। जबकि आदर्श पुरुष या उत्तम पुरुष, आदर्श पुरुष या उत्तम पुरुष को 9 ताल में माना है। कितने? 9 ताल में माना जाता, बनाया जाता है। लेकिन एक विद्वान है माइकल एंजिलो, विद्वान है माइकल एंजिलो। इन्होंने जो है 8 ताल माना है। किसी आदर्श उसकी कितने तालों में बनाया जा सकता है? 8 ताल में। माप जो जब किसी, जैसे मान लीजिए पुरुष बता रहे हैं, तो ये ताल यानी हथेली, ये चिबुक से लेकर यहां तक 1 ताल होती है। तो आपकी जो चिबुक है यहां से यहां तक 1 ताल होता है। नासिका दूसरा ताल, नासिका से ललाट यह तीसरा ताल होती है। और केस जो होते ऊपर वह चौथे रूप में होता है। तो 3 ताल के भी 3 भेद हैं। लेकिन सिर अगर है तो सिर जो है वह 4 भेद होते हैं, उसमें एक बालों का भी लिया जाता है। तो माइकल एंजेलो ने 8 ताल के रूप में वर्णन किया है। एक रचना है जिसमें चित्रसूत्र, इस चित्रसूत्र में मानव के प्रकार बताए हैं। मानव के 5 प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार बताए गए हैं। इन 5 प्रकारों में, मानव के 5 प्रकारों में खासकर जो है, पहला जो है इसे राक्षस, दूसरा जो है भयानक, तीसरा आपका मानव, आदर्श मानव, उत्तम मानव जिसे कहते हैं, चौथा वामन, और पांचवा बालक के रूप में बालक। ये 5 प्रकार बताए गए हैं। मानव के चित्रसूत्र एक पुस्तक है जिसका संकलन नारायण मुनि ने किया था, और मार्कंडेय मुनि, यह चित्रसूत्र लिया गया था विष्णु धर्मोत्तर पुराण से, उसी का संकलन है, जिसके रचनाकार आपके मार्कंडेय मुनि हैं। तो 5 यही जो है, राक्षस को 16 तालों में, भयानक को 12 तालों में, मानव को 10 ताल में, और वामन को 8 ताल में, और बालक को 5 ताल में बनाया जाता है। यह आपका चित्रसूत्र के आंकड़े हैं जो काव्याचार्यों में चित्रसूत्र में मिलते हैं। लेकिन इसी चित्रसूत्र में पुरुषों के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। कैसे? पुरुषों के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। पुरुष के 5 प्रकार के 5 प्रकार बताए गए हैं। अब पुरुष के कौन कौन से 5 प्रकार बताए गए हैं? इनमें भी जैसे पुरुष में हंस, भद्र, मालव्य, रूचक, और 5वां सशक। हंस, भद्र, मालव्य, रूचक और सशक। हंस जो है 108 तालों में, 108 अंगुल में बनाया जाता है। भद्र 106 अंगुल में बनाया जाता है, 105 अंगुल में। रूचक जो है 100 में, और सशक जो है 90 अंगुल में बनाया जाता है। ये इनकी जो है। उसी तरह से स्त्रियों के भी 5 भेद है। जब कभी आप चित्रसूत्र बताएंगे तब वहां पर आपको बताएंगे कैसे इनके भेद है। तो स्त्रियों के जो भेद हैं उनमें भी आपको यही चीजें का मिलता है। जैसे हंसनी, पद्मिनी, मालविनी, शंखिनी और पद्मिनी, हस्तिनी, ये 5 भेद स्त्रियों के। केसों के भी प्रकार हैं, बालों के भी प्रकार हैं, इन सभी का। लेकिन यहाँ पर जो काम की चीजें हैं वो हम लोगों के जब चित्रसूत्र बताएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। आदर्श मानव जो यह उत्तम मानव है, यह राक्षस जैसे कि जो है रावण, कुंभकर्ण, भयानक में भैरव,
हैग्रीव, ग्रीव, ये सभी भयानक में हैं। मानव के रूप में जो है आदर्श मानव या उत्तम मानव में राम, कृष्ण, वामन में जो है विदूषक या भांड, विदूषक या इन्हीं को जो भांड होते हैं कहा जाता है, भांड जो नर्तकों में जो है नाचने गाने में जो है मजाकिया का रूप में काम करते हैं, और बालक बालक होता ही है जो है। तो इन सब का वर्णन किया गया है। अब जो है इन्हें जो है उत्तम मानव, मैंने आपसे अभी बताया था कि उत्तम मानव कितने तालों में है। उत्तम मानव सर्वसम्मति से कितना माना जाता है, 9 ताल में, 9 ताल माना जाता है। अब 9 ताल की गणना कैसे कर सकते हैं इसको भी देख लेते हैं। व्यवहारिक रूप है इसलिए से देख लेते हैं। आदर्श मानव, आदर्श पुरुष की बात है। आदर्श मानव या पुरुष जो है वह कितने तालों में मैंने बताया था, 9 तालों में। माइकल एंजेलो की बातें अलग हैं कि माइकल एंजेलो ने अपना अलग से बताया था, लेकिन यह 9 तालों में है, सर्वसम्मति से इसे माना जाता है। अब इसमें खासकर यह देखना है कि हम लोग व्यवहारिक देख लेते हैं, इसे व्यवहारिक रूप में देख लेते हैं। व्यवहारिक रूप में इसे देख लेते हैं कि कैसे जो है एक मानव कितने तालों में बनाया जाता है, और इसी रूप में हम इसकी गणना करेंगे। ये हम लोग इसकी गणना कर लेते हैं। इस रूप में अब हम गणना कर लेते हैं कि कैसे हमें जो है ये मानव के रूप में जो है पहला जो ताल होता है, एक यहां से यहां तक एक ताल होता है, यही पहला ताल है, एक ताल है। ये केसों को जो है 1/4 हम यहां पर छोड़ देते हैं, अभी बाद में काउंट कर लेंगे। 1/4 हम लोग यहां भी छोड़ देते हैं, इसके काउंट कर लेंगे। उसके बाद सीने पर 1/1 ताल होता है, सीने तक 1 ताल होता है। दूसरा नाभि तक 1 ताल होता है, 1 ताल यहां भी होता है, 1 ताल होता है। और नाभि से कमर इस मणिबंध तक जो है 1 ताल यहां भी होता है, यानी चौथा ताल हो गया। जंघे तक 1 ताल होता है, जंघे तक 1 ताल होता है जो है। फिर उसके बाद जंघे से इस गिठुनी तक 1 ताल यहां पर होता है, और गिठुनी को 1/4 हम फिर छोड़ देते हैं, 1/4 छोड़ देते हैं। उसके बाद इस पिंडलियों तक 1 ताल होता है, 1 ताल होता है, और पैरों तक 1 ताल होता है। उसके बाद इस जो पंजे हैं उसमें 1/4 ताल यहां भी होता है। तो इस तरह से आपके ताल की गणना है। हाथ जो है देखते हैं, गिन लेते हैं। आपका 1 ताल हुआ, 1 ताल, 2 ताल, 3 ताल, 4, 5, 6, 7, 8 ताल। 8 ताल अगर यहां पर होता है तो इस तरह से, और 9वां ताल के रूप में हम इसे देख लेते हैं कि जो 4 छोड़े थे, 1, 2, 3 और 4, इस तरह से 4 ताल जो है यहां पर मिलाकर 1 ताल हो जाते हैं। यानी कि
0.25 को मिला लेते हैं। तो यह जो है ऐसे सब जहां भी है यहां पर भी जो है तो इनको जोड़कर एक ताल हुआ, तो 8 ताल यह हुए और प्लस एक ताल जो है 25 वाला यानी कि 0.25 वाला जोड़ेंगे, तो उस तरह से एक बराबर 9 ताल जो मैंने आपसे बताया था इसी 9 ताल में होता है। जिसकी लंबाई जो होती है उसी आधार पर इसकी चौड़ाई का भी आकलन हम करते हैं। लंबाई और चौड़ाई को एक हथेली के ताल से ही लेते हैं। जिस पुरुष का बना रहे हैं उसी का ताल लेंगे, चाहे वो राक्षस का है तो राक्षस का ताल लेंगे, अगर मान लीजिए बालक बना रहे हैं तो बालक की हथेली का ताल लेंगे, जिसका भी बनाएंगे उसी के ताल के आधार पर ही हम लोग यह करेंगे। 8 ताल 9 ताल हुआ, उसमें जो है हाथ जो है 4 ताल में होता है, दोनों को मिलाएंगे, दोनों जो है मिलकर 8 ताल में हो जाएंगे। एक हाथ 4 ताल में, दोनों 8 ताल में। पैर उसी तरह से, पैर जो है वह आपका 4 ताल में होता है और दोनों को मिलाएंगे तो 8 ताल में। कमर के नीचे, कमर के नीचे 4.5 ताल और कमर के ऊपर 4.5 ताल, 4.5 ताल ये ताल के रूप में है। कमर के नीचे 4.5 ताल और कमर के ऊपर 4.5 ताल, ये जो है आपका आकलन है। एक हाथ जो होता है यानी कि इस हाथ से, कंधे से, एक कंधे से दूसरे कंधे तक की जो चौड़ाई होती है वह कंधे से दूसरे कंधे तक 3 ताल होते हैं, 3 ताल में होता है। और जो एक हाथ जो होता है, एक हाथ से गिठनी तक जो है, यहां से यहां तक की जो चौड़ाई होती है वह है 2.25 ताल में होती है। एक सही 1/3 ताल होती है यानी 1.75 ताल में होती है। और यहां से यानी जो आपके मणिबंध से लेकर गिठनी तक जो है, यहां से लेकर यहां तक आपका एक सही 1/4 ताल होता है और हथेली आपका 1 ताल होती ही है। तो हथेली आपकी 1 ताल होती है, हथेली यानी कि हथेली 1 ताल होती है। इस तरह से चारों मिलाकर कितना हो गए, 4 ताल में एक हाथ होता है, 4 ताल में एक हाथ आपका होता है। दोनों हाथ मिलाकर 8 ताल हो जाते हैं। तो यही जो है आपका यह आकलन है जिसे आपने किया था। तो ये जो है प्रमाण है, किसी पुरुष के प्रमाण को जानने के लिए आपका यही सबसे जो है आधार है। तो दोस्तों आपको यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, यह कला के अंग के रूप में है। तो इस यहां जितना भी मैंने आपसे बताया, आज हम लोगों ने सिर्फ 2 देखा है, रूप भेद और प्रमाण। रूप भेद और प्रमाण आज हम लोगों ने देखा है, यह 2 अंग हुए हैं। कल हम लोगों ने जो सेकंड पार्ट होगा उसमें जो है हम लोग जो देखेंगे उसमें आपको आगे के जो अंग हैं, भाव, लावण्य योजना, सादिश और बड़का भंग देखेंगे। उसी के आधार पर हम लोग इसका वर्णन करेंगे। तो ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट में। मुझे लगता है कि बेहतर होगा। जितने भी उस जुड़े हुए हैं वो उनका स्वागत है और वो मॉर्निंग हमेशा यह चलेगी। गुड मॉर्निंग, शैलेंद्र कुमार हैं। सभी दोस्तों का स्वागत, जो भी जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं। तो अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।